नमस्कार नीमच। नीमच टुडे के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे में हम पहुंचे हैं चोपड़ा हाउस। जी हाँ, नीमच के वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा जी के निवास पर। संतोष चोपड़ा एक ऐसा नाम है जो कि लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, संघ से जुड़े हुए हैं और भाजपा की पृष्ठभूमि से आते हैं। वे समाज सेवा में भी विख्यात हैं और साथ ही राजनीति में सुविख्यात हैं। दीदी माँ के आशीर्वाद से वे लगातार सफलता के पायदान चढ़ रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष बनने का उनका सपना लंबे समय से था, लेकिन वह पूरा नहीं हुआ तो उनके परिवार की बहू नगर पालिका अध्यक्ष है और नीमच शहर में विकास के कार्य कर रहे हैं। तो आज आपसे रूबरू हो रहे हैं संतोष चोपड़ा। भाई साहब, सुबह सवेरे में आपका स्वागत है। हम लोग सुबह की चर्चा करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से आप चूंकि एक लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, संघ में रहे, अब भाजपा में हैं, किस तरह से शुरुआत हो जाती है आपके दिन की? राजनीति में रहने का मेरा जो मकसद है जी। वो समाज सेवा का मकसद रहता है। मुझे एक अंतर्मन से यह फील होता है कि मैं हमेशा जनता की मदद करूं, लोगों की मदद करूं, जी। और यही मेरा सबसे प्रमुख उद्देश्य रहा कि मैं राजनीति में भी आया। जी। क्योंकि जब तक यदि हम उस क्षेत्र में नहीं आएंगे तो लोगों की मदद नहीं कर पाएंगे। तो उसका प्रमुख कारण रहा। सुबह सुबह मैं जल्दी निकल जाता हूँ घर से 8 लगभग बजे। कितने बजे उठ जाते हैं? सुबह में 6 बजे उठ जाता हूँ। जी। सुबह सुबह थोड़ा मोबाइल देख लेता हूँ, कोई प्रमुख न्यूज़ें होती है तो वो देख लेता हूँ। जी, जी। और उसके बाद फिर मैं 8 बजे निकल जाता हूँ। तो जो मेरे प्रमुख मित्र लोग हैं उनके साथ चाय वगैरह हम पीते हैं और चर्चा कर लेते हैं शहर के बारे में, और सभी बारे में चर्चा होती है कि भाई कैसे क्या अच्छा शहर के लिए कर सकते हैं, और मन की बातें भी हो जाती है। तो सुबह सुबह हम निकल के आधा 1 घंटे के लिए हम चाय पे चर्चा हमारी होती है। और उसके बाद फिर मैं घर आ जाता हूँ वापिस, और अपना जो नित्यक्रम है स्नान वगैरह करके, और वापस 10 बजे मैं वापस अपने ऑफिस पे आ जाता हूँ। और अभी जो आजकल का जो मेरा रूटीन है, मैं 10 बजे वहाँ पर अपने जो सेवा केंद्र बना रखा है चंद्र भवन में। चंद्र भवन में, जी। वहाँ पर मैं आ जाता हूँ। और लगभग 4 घंटे मैं वहाँ पर रहता हूँ। जी। और जो भी लोगों की कोई बात होती है, समस्या होती है, लोगों के लिए क्या उनके लिए अपन अच्छा कर सकते हैं, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करता हूँ। जी, जी। अच्छा, वैसे अभी तो आप नगर पालिका का दायित्व भी है, इसलिए डेली समस्याएँ सुनना, उनको हल करना, और वैसे बिज़नेस के हिसाब से तो जन सेवा के बीच में आपके व्यवसाय के लिए समय निकाल पाते हैं? मैंने शुरू से जब से मैंने पढ़ाई पूरी की, जी। और मेरे पिताजी ने कहा कि भई अब इसमें बिज़नेस करना है, क्योंकि हम पूरे एक बिज़नेस परिवार से आते हैं। हमारे पूरे परिवार ने हमेशा बिज़नेस किया है। मेरे पिताजी ने कहा कि भई अब जब पढ़ाई पूरी हो गई तो आप बिज़नेस करिए। तो मैंने उसमें मेरे को ऑप्शन दिए थे कि भई कपड़े की दुकान लगाओ, बर्तन दुकान लगाओ, चांदी-सोने की दुकान लगाओ, 3 ऑप्शन भी दिए। अच्छा, 3 ऑप्शन दिए थे। हाँ, तो जी, जी। मैंने सोचा कि भई कपड़े की दुकान लगाएँगे तो रिस्क रहती है, कभी पानी में खराब हो जाए, कभी आग लग जाए तो नुकसान हो सकता है। चांदी-सोने के लिए भी मैंने विचार किया तो उसमें लगता है कभी चोरी हो जाए या और किसी प्रकार से रिस्क वाला था। तो मैंने बर्तन के ऊपर विचार किया, तो उस समय जब मैंने ये शुरू किया था सन 78 में, लगभग कितनी उम्र होगी आपकी उस समय? मेरी उम्र उस टाइम पूरी 21 साल की उम्र हो गई थी मेरी, मतलब मेरा जैसे बीकॉम हुआ था मेरा, और लगभग 20 साल की उम्र थी मेरी। और पिताजी ने कहा कि भैया बिज़नेस करना है, आप जो भी पसंद है, 3 ऑप्शन दिए उसमें करना है। तो फिर मैंने बर्तन के लिए जब सोचा, तो बर्तन में मुझे लगा कि शायद इसमें रिस्क कम है और अच्छा भी है। इसमें उस टाइम तांबे और पीतल के बर्तन ज़्यादा चलते थे, स्टील का बर्तन बाद में चले, धीरे-धीरे चालू हुए थे। तो उसमें ये रहता है कि यदि कभी कोई खराब भी होता है तो पुराने बर्तन बिक भी जाते हैं। तो उसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं थी, तो वो बर्तन का व्यवसाय मैंने किया। और बर्तन का व्यवसाय लगभग मैंने 17-18 साल तक वो बिज़नेस किया है। अच्छा, ये अपने जो वहाँ पे आपका जो चोपड़ा निवास है, वहाँ पे वो चोपड़ा बर्तन हाउस जो खोला था, हाँ, चोपड़ा बर्तन भंडार, तो शुरुआती मतलब बर्तनों बेचने से की? हाँ, मैंने थोक जो का था कि रिटेल का था? नहीं, मैंने रिटेल से प्रारंभ किया, और बाद में जब 5-7 साल हुए तो मैंने उसमें थोक का बिज़नेस भी चालू किया। जी। मैं स्वयं बर्तन खरीदने जाता था, मैं खुद ही ऑर्डर लाता था, मैं खुद बर्तन बेचता था। जी। तो काफ़ी मेहनत करी और काफ़ी परिश्रम करा, और उसके परिणाम भी अच्छे आए कि मेरी दुकान जो थी, वो अच्छी दुकान चलती थी, और पूरे क्षेत्र में चोपड़ा बर्तन का एक नाम हुआ। जी। मुझे शौक था कि मैं अच्छे से अच्छी क्वालिटी के बर्तन बेचता था। मेरे को शुरू से रहा है कि मैं अच्छी क्वालिटी का अच्छा, काम करूँ। बर्तन व्यवसाय के साथ ही
क्या उसी दौर में आप संघ से जुड़ गए थे? संघ से तो शुरू से मेरे परिवार, जब पिताजी के समय थे तो मुझे शाखा में ले जाते थे। मेरे पिताजी भी शाखा में जाते थे और हमें जब हम छोटे-छोटे थे तब हमको शाखा में लेकर जाते थे। तो वो तो हमारा शुरू से ही, जब से पिताजी ने हमें शुरुआत करा दी थी कि शाखा में जाना है। और उसके बाद फिर जब एक माध्यम हुआ धीरे-धीरे मेरा, क्योंकि संघ से हम जुड़े थे, तो जनसंघ के टाइम से ही पार्टी से भी हम लोग जुड़े। और पार्टी में हम लोगों का यही रहता था कि पार्टी में पूरी निष्ठा से हम लोग काम करें। बचपन में थे, बचपन में कुछ समझते नहीं थे, लेकिन शौक रहता था कि पार्टी के लिए काम करें, क्योंकि खानदानी हम लोग जनसंघ से जुड़े रहे। क्योंकि पिताजी भी जुड़े थे, तो हम भी जुड़े थे, तो वहीं फिर से ये हमारी शुरुआत हो गई। संघ के बाद राजनीति में शुरुआत कहाँ से हुई? राजनीति में शुरुआत भी मेरी बहुत जल्दी हो गई। जब मैं 24 साल का था, 25 साल का, तभी मुझे पार्टी ने मेरे में कुछ देखा और मुझे पार्टी ने समझा, तो मुझे एल्डरमैन बना दिया नगर पालिका में। ये कब की बात होगी? ये सन लगभग 84-5 की बात है। 84-85 हाँ, के समय तो की। मुझे एल्डरमैन बना दिया। उस टाइम हमारे जो नेता थे, चावला जी, लड्डा जी, और ये सभी हमारे यहाँ पे जिले में नेता हुआ करते थे। और उन्होंने मुझे उसी समय एल्डरमैन बना दिया नगर पालिका में। और उसके बाद जब थोड़ा समय और हुआ, 2.5 साल के बाद, जब हमारी परिषद में जब वापस नया जब उसमें बनने वाली थी, तो उसमें मुझे अध्यक्ष का भी चुनाव वहां पर लड़ा दिया उसी अच्छा, समय। आपने पहला अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ा एल्डरमैन बनने के बाद? हाँ। ये कब की बात हुई? अ, ये लगभग, ये भी वही 1 साल 2 साल बाद की बात है, जब 2.5 साल पूरे होते तो उस टाइम मुझे अध्यक्ष का चुनाव भी तब ये पार्टी ने लड़ा दिया। तब मतलब कांग्रेस और भाजपा के पार्षद बहुमत किसका था उस दौरान? उस समय कांग्रेस का बहुमत था, हम्म। करीब 3 पार्षद कांग्रेस के ज्यादा थे, अच्छा। और हमारे बीजेपी के पार्षद उस समय कम थे। और तो कांग्रेस का उस टाइम आपके सामने कौन लड़ा था? मेरे सामने उस टाइम मेरे भाई को ही टिकट दिया, जो मेरे कजिन ब्रदर है, अच्छा, दोनों अरविंद चोपड़ा जी। अरविंद चोपड़ा थे। हाँ। अखबारों में छपा भी था कि एक चोपड़ा अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा अच्छा, और मतलब तो हाँ, दो, ये कब की बात हुई लगभग? लगभग ये 86 के आसपास की बात है। मतलब अरविंद चोपड़ा और संतोष चोपड़ा आमने सामने थे, हाँ, और पार्षद लोग अध्यक्ष चुन रहे थे। उस समय पार्षद अध्यक्ष चुनते थे, तो हाँ। 3 पार्षद कांग्रेस के ज्यादा थे, और उसमें अरविंद भी तो हमारे। अरविंद भाई साहब आपके कजिन है? हाँ, मेरा अंकल के लड़के हैं, ताऊ जी के लड़के हैं। अच्छा अच्छा। और पर उस समय राजनीति स्वच्छ राजनीति होती थी, एक दूसरे का सहयोग करते थे, शहर के विकास की बात करते थे और शहर के लिए सोचते थे। विपक्ष भी जो होता था वो सोचता था कि अच्छे मुद्दे उठाए और अच्छे काम शहर के कैसे हो सकते हैं, तो विपक्ष भी उसमें पूरा सहयोग करता था। आज भी अभी जब हम देखते हैं तो कहीं न कहीं बहुत पीड़ा होती है मन में। आज भी शहर में मतलब बहुत पहला आप जब विपक्ष में रहे तो आपने पूरा सहयोग किया, लगभग 3 वोटों से हारे थे उस समय आप, है ना? हाल नहीं, हारा तो मैं 1 वोट से ही था, अच्छा। लेकिन हमारे वोटों में 3 वोट का फ़र्क था, तो हम जी। लगभग बराबर ही वोट थे, तो 1 वोट से मैं उसमें हारा था। और अरविंद भाई साहब उसमें चुनाव में विजय हुए थे। जी। लेकिन हमने सबने फिर, कांग्रेस और बीजेपी ने सबने मिलकर शहर के विकास के लिए काम किया, जी। और बहुत अच्छा उस समय राजनीति का अनुभव रहा मेरा कि जनता के लिए काम करने का लक्ष्य रहता था, और मैंने हमेशा यही सोचा कि कैसे जनता की मदद हो और कैसे शहर का विकास हो, उसी के लिए हमारा मेन अच्छा, लक्ष्य वही रहता था। इसके अलावा और कौन कौन से चुनाव लड़े? चुनाव मैंने कॉलेज का चुनाव लड़ा, अच्छा, जब कौन सा? पीजी कॉलेज की बीडी कॉलेज? लॉ कॉलेज लॉ में। कॉलेज का। लॉ कॉलेज में 81 में मैंने चुनाव लड़ा यहाँ पर, हम्म। और लॉ कॉलेज में मैं अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। अच्छा, लॉ कॉलेज के। हाँ, और जी जी। उसी समय हमने एक कॉलेज की राजनीति की, तो उस समय लगभग 7 अध्यक्ष लगातार हमारे कॉलेज में निर्वाचित हुए। जी। और लॉ कॉलेज में हमारा स्टूडेंट पैनल के नाम से पैनल हमारी चलती थी, अच्छा अच्छा। और उसमें लगातार हमारे मतलब सभी छात्र राजनीति में भी काफी सक्रिय छात्र थे? राजनीति में जितने भी हमने चुनाव लड़ाए, सभी हम उसमें विजयी हुए। जी जी। एक बार नगर पालिका अध्यक्ष का भी चुनाव लड़ा था आपने? हाँ, नगरपालिका अध्यक्ष में डायरेक्ट भी। चुनाव लड़ा था? हाँ, नगरपालिका डायरेक्ट चुनाव लड़ा था, हम्म। जिसमें मैं निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे जनता का जी जी। जो भी मत मिला तो मैंने उसको स्वीकार किया, जी मैं जी। उसमें अच्छा, हारा। एक चीज ये रहा कि संतोष चोपड़ा की पटवा परिवार से कभी बनी नहीं, और राजनीतिक जो प्रतिनिधिता, या ये कहें कि सुंदरलाल पटवा और जो पटवा परिवार है, वो कहीं ना कहीं आपकी राजनीति में बाधा बनते रहे। नहीं, ऐसा नहीं है, जी। मेरा पटवा परिवार से बहुत घनिष्ठ संबंध रहा। हम्म। और जब भी उनकी यदि कहीं लिस्ट बनती थी, तो सबसे ऊपर पहले मेरा ही नाम रहता था। पटवा परिवार में भी, पटवा की जो हमारी राजनीति चलती थी, तो हम्म। सबसे पहले नाम संतोष चोपड़ा से शुरू होता था। हम्म। और अच्छे घनिष्ठ संबंध मेरे पूरे पटवा परिवार से थे। मतलब सुंदरलाल जी पटवा साहब से तो थे ही,
लेकिन सभी संपत लाल जी से और उनके जितने परिवार में जितने भी हमारे साथी थे, क्योंकि उस टाइम तो हम छोटे थे, जवान थे, तो उस टाइम जितने भी मतलब उस समय नगर पालिका अध्यक्ष का टिकट भी पटवा परिवार के कारण मिला उस समय जब। नहीं, टिकट तो मुझे पार्टी ने दिया था। हम्म, तो उसमें कहीं न कहीं पार्टी ने ये सोच के टिकट दिया था कि उस समय स्थिति ऐसी थी कि हमारे पार्षद कम थे अच्छा। और उनको लगा था शायद कि अब परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी कि कौन जीत सकता है। तो पार्टी हमेशा ये देखती है कि कौन उम्मीदवार जीत सकता है और कौन अच्छा काम कर सकता है जी जी। और किसके कारण पार्टी की छवि अच्छी बनेगी। तो पार्टी हमेशा यही देखती है और वो देखकर ही पार्टी ने मुझे टिकट दिया था कि कौन उम्मीदवार जीतेगा और मुझे उनको लगा कि शायद कोई परिस्थितियाँ हमारे विपरीत थी। पार्षद हमारे कम थे, तो लग रहा था कि शायद चुनाव में कैसे हम जीत सकते हैं, तो उसके लिए पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। जी जी। अच्छा, बाद में आप पांडे, लक्ष्मीनारायण पांडे खेमे से भी जुड़ गए थे और इस तरह से बात हुई थी कि नीमच मंदसौर की राजनीति में दो गुट हो गए थे, पटवा गुट और पांडे गुट। तो पांडे गुट में प्रमुख नाम आपका था। क्या होता है राकेश भाई, जब कोई पद पर रहता है, हम्म, जैसे सांसद है, विधायक है, तो उनके साथ काम करना पड़ता है। और जब उनके साथ काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली सबको ऐसा लगने लगता है कि शायद ये पांडे जी के साथ काम कर रहे हैं तो पांडे गुट के हो गए, यदि शिवाजी के साथ काम कर रहे हैं तो शिवाजी गुट के हो गए। लेकिन मैंने हमेशा पार्टी हित में काम किया है और हमेशा पार्टी के लिए ही काम किया। मैंने कभी गुटबाजी में विश्वास नहीं किया है। मैंने हमेशा, आपने देखा होगा, कभी भी जिसको भी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, मैंने हमेशा उस उम्मीदवार का पूरे तन मन धन से मैंने उस उम्मीदवार का हमेशा काम किया। जी जी। एक चीज देखिए कि संतोष चोपड़ा का एक ख्वाब था नीमच नगर पालिका का अध्यक्ष बनना, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपका सपना अधूरा रह गया और फिर घर में बहू आई और जो कहा जाता है कि चोपड़ा परिवार में अध्यक्ष बनना था तो आप नहीं बने, बहू स्वाति चोपड़ा अध्यक्ष बन गई। मैंने आपको बताया ना कि मेरा हमेशा जो मेन उद्देश्य रहता है कि जनता की मदद करना, लोगों की मदद करना। और ये मदद करने के लिए आप जानते हो कि राजनीति में पावर की बहुत आवश्यकता होती है। बिना पावर के कोई भी लोगों की मदद नहीं कर सकते हैं। तो मेरा एक सपना था कि भाई नगर पालिका अध्यक्ष यदि बनेंगे तो अपन लोगों की अच्छे से मदद कर पाएंगे और वही सपना मेरा था। लेकिन ठीक है, कहीं न कहीं मैं उस सपने आप को नहीं बने पूरा तो नहीं हुआ। बहू बन गई। हाँ, मेरी बहू बनी और जी। मुझे गर्व है कि मेरी बहू पढ़ी लिखी है और वो पूरे समर्पित भाव से तन मन धन से पूरा अपना समय देकर जी जनता की सेवा के लिए और नीमच शहर के विकास के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही जी है। जी। अच्छा, एक चीज है कि संतोष चोपड़ा का बिजनेस प्रॉपर्टी का है और नीमच में एक बड़ा सवाल आपके विपक्ष के नेता उठाते हैं, भूमाफिया 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 एक हवा बना रखा है, इस पर क्या बोलेंगे। राकेश भाई, बोलना बहुत आसान है। किसी के लिए कोई भी आलोचना कर दो, किसी के लिए कोई भी बात बोल दो, लेकिन जनता सब समझती है। उसके पीछे यदि आप देखें कि यदि भूमाफिया कहते हैं तो भूमाफिया होता क्या है? क्योंकि भूमाफिया का मतलब होता है कोई सरकारी जमीनों को आप हथिया लो, किसी चीज पे अतिक्रमण कर लो, किसी को जबरन आप उस पे कब्जा कर लो। यदि कोई बिजनेस करता है प्रॉपर्टी का तो उसको आप भूमाफिया नहीं कह सकते हो। मैंने हमेशा यदि बिजनेस किया, मैंने कॉलोनियां विकसित की है और शहर के लिए अच्छी कॉलोनी हमने विकसित की है जिसका आज नाम है आनंद विहार कॉलोनी। और आपने देखा होगा कभी भी कोई गलत तरीके से हमने कोई भी प्लाट न तो कभी हथियाया है, न कोई प्लाट लिया है। हर बार बस सिर्फ आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये भूमाफिया अच्छा, है। नीमच नीमच नगर पालिका में भी हमने देखा कांग्रेस के रघुराज सिंह चौड़िया के समय जमीनें बिकी और दूसरे अध्यक्ष है उस समय जमीनों की बंदरबाट हुई। लगभग 2 साल स्वाति चोपड़ा जी के पूरे हो रहे हैं आपके नेतृत्व में, एक जमीन का सौदा नहीं हुआ। तो ये कांग्रेस के लोग और नेता प्रतिपक्ष इस तरह से भूमाफिया का आरोप लगाते हैं, आप जवाब क्यों नहीं देते। क्या होता है कि हर चीज का जवाब देना राजनीति में ठीक नहीं रहता है। आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, लेकिन जनता सब देखती है। आरोप यदि तथ्यात्मक हो, आरोप में यदि कोई दम हो तो उस चीज का जवाब देना चाहिए। क्या होता है कि भ्रष्टाचार का आरोप लगा, यदि कोई किसी को कोई भी यदि भ्रष्टाचार की राशि देता है तो निश्चित रूप से वो शहर में 10 जगह जाकर बोलेगा कि मैंने राकेश भाई को इतने रुपए दिए, मैंने संतोष भाई को इतने रुपए दे दिए। तो वो बात कभी भी छुप नहीं सकती है। यदि एक भी आरोप कभी भी सिद्ध होगा तो मैं राजनीति पूरी तरह से छोड़ दूंगा। हमारे परिवार के ऊपर कोई भी एक भी तरह का कोई भी आरोप आरोप जरूर लगे, लेकिन आरोप आज तक कोई सिद्ध नहीं कर पाया। ना कोई घोटाला किया, ना कोई भ्रष्टाचार किया, ना कोई जमीन किसी से ली है। अच्छा, एक चीज हो रही है, स्वाति चोपड़ा स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, हमने आज तक आपको नगर पालिका में नहीं देखा। नीता दुआ अध्यक्ष थी, हरीश दुआ पूरे समय ऑफिस में बैठते थे, काम करते थे और
उससे पहले जो भी अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष भी, चाहे अपन पूरे जिले की बात करें, कहीं ना कहीं पति या ससुर इंटरफेयर करते हैं और बैठते हैं ऑफिस में, लेकिन आपका कोई इंटरफेयर नहीं देखते हैं, आप कभी नगर पालिका में जाते नहीं है। और तो इस तरह के जो आरोप फिर लगाए जा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? आरोप लगातार लगते रहते हैं। सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट कुछ भी डाल देता है, हालांकि वो पोस्ट कानून के विपरीत होती है। आप अभी तक नगर पालिका नहीं गए कभी? नगर पालिका में जिस दिन चार्ज लिया था स्वाति ने, उस दिन गया था, और एक बार कोई काम से मैं नगर पालिका गया। अच्छा, 2 बार अभी तक मैं नगर पालिका 2 साल में गया। स्वाति जी को पूरी स्वतंत्रता है। वो एक पढ़ी लिखी महिला है, हम्म, और पूरी तरह से खुद अपने आप में वो सक्षम है। हम्म, और निश्चित रूप से यदि मेरी बहू यदि नगरपालिका अध्यक्ष बनी है, तो हमारा पूरा परिवार उसको सहयोग करता है। हम शहर के विकास के लिए पूरा परिवार हम लगे रहते हैं। हमारे सभी जो मेरे मित्र है, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, वो सब भी शहर विकास में हमेशा साथ देते आपने हैं। आप नगर पालिका नहीं जाते, लेकिन आपने चंद्र भवन में एक कार्यालय खोल रखा है, जनसेवा केंद्र। आप वहां बैठते हैं और वहां समस्या सुनते हैं, तो नगर पालिका में बैठने के बजाय वहां क्यों बैठते हैं? नगर पालिका में भी बैठ सकते हैं। नहीं, क्या होता है कि एक जनसेवा केंद्र बना रखा, वहाँ पब्लिक आसानी से आकर बात कर सकती है, हम्म, और हमको बैठने में वहाँ पर सुविधा रहती है कि जनता कोई आती है, तो हम सब परिवार के या हमारे जो पार्टी के लोग हैं या हमारे मित्र लोग हैं, वहाँ पर बैठकर यदि किसी जनता की कोई समस्या होती है तो उनको हम हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। लगाए जाते हैं, आरोप लगाते हैं कि 4 अध्यक्ष बन गए, 5 अध्यक्ष बन हाँ, गए। इस पे क्या कहेंगे? ऐसा कहते हैं कि 4 अध्यक्ष बन गए, और उसमें खासतौर पे विपक्ष के नेता हैं, वो कहते हैं कि, और मीडिया में भी इस तरह की बात आती है कि एक अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा है, दूसरे अध्यक्ष गौरव चोपड़ा है, तीसरे अध्यक्ष संतोष जी चोपड़ा है, और एक और कालू जी चोपड़ा है। ऐसे मतलब 4 या 5 अध्यक्ष। इस पर क्या कहना है? क्या जवाब है? ये तो और शहर के लिए अच्छी बात है जी, कि मेरी बहू अध्यक्ष बनी और हम सब मिलकर उसको सहयोग कर रहे हैं। और जनता की यदि मदद करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए यदि 4 अध्यक्ष, 5 अध्यक्ष, 10 अध्यक्ष भी बनते हैं, तो ये तो और अच्छी बात है। उनको क्यों तकलीफ होती है ये समझ में नहीं आती। यदि वो भी सहयोग करे तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। आप जानते हो कि जो लोग बोलते हैं, उनका आप देख लीजिए कि वो कितना सहयोग कर रहे हैं। यदि शहर हित में यदि सब मिलकर, पक्ष हो, विपक्ष हो, सत्ता हो, विपक्ष हो, सब यदि मिलकर यदि कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से उसके परिणाम अच्छे आते हैं, और उनको करना भी चाहिए। ठीक है, जो मुद्दे हैं, मुद्दों पर यदि बात होती है तो कोई हमें भी तकलीफ नहीं है। योगेश योगेश प्रजापति नगर पालिका अध्यक्ष से ज्यादा आपको टारगेट करते हैं। वे आप पर उंगली उठाते हैं, मैडम को कम टारगेट करते हैं, और उनको कुल मिला के ये रहता है कि ना कहीं आपको केंद्रित करके सारे आरोप लगाते हैं। तो स्वाति चोपड़ा के बजाय संतोष चोपड़ा ही क्यों मुद्दा बनता है? क्या होता है, आप जानते हो, जब हाथी चलता तो फिर क्या होता है पीछे, जी, जी, तो वो वाली स्थिति हो रही है। जी। उनको लगता है कि जब वो कोई विकास के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमारे ऊपर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी तथ्य वाली बात नहीं कर पा रहे हैं, तो झूठे आरोप बार बार लगाते हैं, और वो सारे आरोप हमेशा गलत सिद्ध हुए हैं। मेरा जो परिवार है, मैं मदन लाल जी चोपड़ा का सुपुत्र हूँ, और मेरे पिताजी का इतनी उस टाइम ख्याति थी कि हमेशा उन्होंने भी लोगों की मदद करी, और उन्हीं के संस्कार हमारे पूरे परिवार में है। हम चाहते हैं कि हम लोगों की मदद करें, क्षेत्र का विकास करें, और राजनीति में आने का मकसद भी हमारा वही है। एक एक और भाई साहब, सिंधी कॉलोनी जमीन को लेकर भी काफी बड़ा विवाद चला, उसमें आपको भी घसीटा गया, जबकि वह जमीन पुनर्वास विभाग की, नगर पालिका की है नहीं है, कई बार केस हार गए, और उस जमीन को लेकर भी भू माफिया शब्द चलता है। क्या स्थिति है कि वो नगर पालिका की जमीन है, तो अपन हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे, कि क्या मामला है पूरा? वो जमीन नगर पालिका की है ही नहीं। वह जमीन है पुनर्वास विभाग की है, जो कि सन 1951 में नगर पालिका पुनर्वास विभाग को दे चुकी है। अब उसका जबरन का विवाद उसको घसीटा जा रहा है। तो मेरा यह कहना है कि जब उस जमीन में कोई विवाद ही नगर नहीं है। पालिका भी 2 या 3 बार केस हार गई उसमें। नगर पालिका ने उस समय जब थे तात्कालीन, जब जो भी रहे इसमें, उन्होंने इसमें कोशिश की, उन्होंने जब भी जो भी उन्होंने केस लगाए, लेकिन चूंकि वो जमीन पुनर्वास विभाग की थी, और जब उस जमीन को दे चुकी है नगर पालिका पुनर्वास विभाग को, तो पुनर्वास विभाग ने उन सिंधी समाज को जमीन दी, और उसमें तो आरोप ये भी लगे थे कि मैं पार्टनर हूँ। हाँ, इस तरह का तो आरोप भी लगा था। हाँ, जबकि मुझे तो यही नहीं पता था कि कौन सी जमीन है, क्या जमीन है, लेकिन आरोप लगा दिए गए कि उसमें हर बार एक ही आरोप लगाया जाता है, क्योंकि मैं जमीन का व्यवसाय करता हूँ, जी, अच्छी कॉलोनियां काटता हूँ, अच्छे निर्माण करता हूँ, जी, लेकिन जबरन के आरोप लगा दिए जाते हैं कि ये जी। उसमें सम्मिलित है, ये उसमें सम्मिलित नहीं, है। लेकिन उसमें एक चीज ये है कि वो सिंधी समाज के एक व्यक्ति को पूरी जमीन मिली, और सिंधी समाज के व्यक्ति ने सिंधी समाज के व्यक्ति को ही बेची, अन्य किसी को नहीं बेची।
और उसको जो मामला पिछले कई साल पहले निपट चुका है, नगर पालिका 4 बार हार चुकी है, राज्य शासन लिख के दे चुका है, तो कहीं ना कहीं छवि खराब करने के चक्कर में ये आरोप लगाए जा रहे हैं। ये क्या है कि जो एक मंदसौर निवासी थे शंकरलाल लालवानी, जी जी। उनको ये पुनर्वास विभाग ने वो मंदसौर में कोई जमीन दी थी, लेकिन वो जमीन कम थी और उसके एवज में ऐसा नियम है कि जो जमीन वो पाकिस्तान से छोड़कर आए थे जितनी, तो उसके एवज में पुनर्वास विभाग उनको जमीन देता है और वो पूरे कहीं भी दे सकते हैं, ऐसा नियम बना हुआ है। तो उसी के अधीन नियमानुसार उनको वह जमीन आवंटित की गई थी और वो जमीन तो बहुत वर्षों पहले आवंटित हो चुकी है, उससे हमारा तो कोई लेना देना भी नहीं है इस परिषद का। तो अभी 2 साल से बनी है हमारी परिषद तो, लेकिन आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो जमीन दे दी, वो जमीन दे दी, बार 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 बार। नगर पालिका में उस टाइम केस भी लड़े और केस में कई बार शासन ने भी पक्ष में उनके फैसला दिया सिंधी समाज के। और जब भी कोई कोर्ट में भी यदि लड़े तो कोर्ट में भी हमेशा सिंधी समाज ही उसमें विजय हुआ। अब अनावश्यक रूप से बार बार अपील करे जाओ और उसमें यदि नगर पालिका का पैसा व्यर्थ ही करना है तो उसका अच्छा, कोई मतलब नहीं है। एक चीज हो रही कि नगर पालिका 40 साल बाद 2 कॉलोनी काटने जा रही है। एक खेत नंबर 4 और 5 में आवासीय कॉलोनी, एक चमड़ा कारखाने के सामने खेत नंबर A1 में व्यवसायिक कॉलोनी। हमें ध्यान है यार, 34-36 के बाद कोई कॉलोनी नहीं कटी। ये जो कॉलोनी कट रही है, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आपकी कॉलोनी को नुकसान नहीं होगा? नुकसान फायदे के हम कोई उसमें मतलब नहीं है। हम तो ये देखते हैं कि शहर का कैसे विकास हो और शहर के लोगों को कैसे फायदा हो। पिछले 40 सालों से कोई कॉलोनी अभी नीमच में नहीं कटी है। आपने देखा कि जब पहले कॉलोनियां कटी थी और लोगों को रहने के लिए बहुत अच्छे प्लाट मिले थे, व्यवसायी भी है, आवासीय भी। लेकिन अभी पिछले कई वर्षों से किसी ने कोई योजना नहीं बनाई किसी को, और शहर की जनता उसके कारण काफी परेशान है। अपना व्यवसाय करना तो उसके पास प्लाट नहीं है, उसको आवास के लिए कोई प्लाट नहीं है। तो कहीं न कहीं शहर की जनता काफ़ी उससे परेशान है और ज़मीनों के भाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उसमें कहीं न कहीं यदि कॉलोनी काटी है, तो निश्चित रूप से बिल्कुल नियमों के अनुसार कॉलोनी कटेगी और उसमें पूर्ण रूप से कॉलोनी को विकसित करके जो जनता को अच्छे प्लाट कैसे उसको रहने के लिए और व्यावसायिक प्लाट उसमें देने का उसमें पूरा प्लानिंग की जा रही है। अच्छा अच्छा, तो ये क्या खुले ऑप्शन में होगा कि लॉटरी सिस्टम होगा या कुछ और नियम लाएंगे? नहीं, इसमें पूरा नियम से होगा, उसमें सभी वर्गों को प्लाट मिलेंगे, उसमें जो गरीबों के लिए भी आरक्षित होते हैं, लेकिन एलआईजी, एमआईजी सभी प्लाट उसमें लेकिन रहेंगे। कांग्रेस के पार्षद और नेता प्रतिपक्ष तो इसको भी बता रहे हैं भूमाफी की, ये जमीनें बेच रहे हैं। अभी जमीनें कॉलोनी काट रहे हैं कि जमीनें बेच रहे हैं, ये स्थिति भी क्लियर नहीं हो पा रही है। जो भी बात वो हमेशा करते हैं बिना तथ्य की करते हैं, बिना प्रमाण की करते हैं। एक भी बात में कोई तथ्य नहीं होता है, एक भी बात का कोई प्रमाण नहीं होता है। मेरा तो कहना है कि यदि शहर की जनता को इन सब बातों के लिए भी आगे आना पड़ेगा, कि यदि कोई आरोप लगाता है और वो बिना तथ्य के लगाता है, तो निश्चित रूप से उनका कहीं न कहीं उनको डिसमोल करना इस चाहिए, उनको बार डिस्करेज। इस बार जब परिषद का सम्मेलन हुआ था, आप नहीं गए थे, नगर पालिका अध्यक्ष के आंसू निकल आए थे और वो गुंडागर्दी का आरोप लगा रहे नेता प्रतिपक्ष के, हमारे साथ गुंडागर्दी हुई, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, बोले मेरी जान को खतरा है। तो ये पूरी नौटंकी थी कि क्या हुआ घटनाक्रम, इसकी जानकारी भी मिली और बोले कि आपके इशारों पे सारा हुआ। जब कोई ईमानदारी से काम करना चाहता है, तो जब मेरी बहू नगर पालिका अध्यक्ष है और वो पूरी ईमानदारी से काम करना चाहती है और पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के चाहते हैं कि अच्छे काम हो और कांग्रेस के भी कई पार्षद चाहते हैं कि अच्छे काम हो। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्षद नहीं चाहते, वो भी कई पार्षद ने देखा कि हमेशा अच्छे काम में सहयोग करते हैं। लेकिन कुछ जो एक दो पार्षद है वो अनर्गल आरोप लगाते हैं, तथ्यहीन आरोप लगाते हैं, हमेशा आपने देखा चिल्लाते हैं। अ, मतलब इस तरीके से बात करते हैं। वहां पर यदि परिषद है तो वहां पर यदि सदन है तो सदन गरिमा के साथ बात करना चाहिए। वो एकदम से आकर पूरे उस पे सामने आकर इस प्रकार से थूक उड़ाते हुए बात करते हैं और इस तरीके से गंदी भाषा का उपयोग करते हैं। पार्षदों को गुंडे पार्षद कहा जाता है। तो आखिर ये सब क्या है? ये प्रजातंत्र या लोकतंत्र का यह मतलब नहीं कि आप कुछ भी बोले। उसमें कहीं न कहीं मर्यादा रहना बहुत आवश्यक है। उन मर्यादा को जब लांघ दिया जाता है तो जो अच्छे लोग राजनीति में आते हैं तो उनको तकलीफ होती है निश्चित रूप से, और वो तकलीफ मेरी बहू को भी निश्चित रूप से हुई होगी और उसी कारण वो परेशान हुई है। लेकिन ये बीजेपी पूरी तरह से बहुमत में है, अध्यक्ष बीजेपी का है, विधायक बीजेपी का है, सांसद बीजेपी का है, सरकार बीजेपी की है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है। उसके बावजूद भी नीमच नगर पालिका में बजट नहीं आ पा रहा है। नीमच नगर पालिका में जो रिक्त पद है उनकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और परेशानी का दौर चल ही रहा है। तो क्या विधायक सांसद से आपकी जो कहते हैं
कोई सामंजस्य नहीं है या मंत्री से नहीं है, तो ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये कब तक क्लियर होगी? पूरा सामंजस्य विधायक जी से, सांसद जी से, मंत्री जी से, सबसे लगातार हमारी चर्चा चल रही है और जो कमियां हैं उनको दूर करने का प्रयास भी हम लोग कर रहे हैं। बजट भी नहीं है, स्टाफ भी नहीं है। बजट नहीं है, स्टाफ निश्चित रूप से जो अभी पिछले कई सालों से जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी या किसी की डेथ हुई है, तो अभी नई कर्मचारियों की कोई भी या तो यहाँ पर भर्ती नहीं हुई है और पूरे प्रदेश में ये समस्या है। जब हम वहाँ पर गए थे, स्वाति अध्यक्ष जी और हम सब वहाँ पर, कैलाश जी विजयवर्गीय जो हमारे इसके नगरीय निकाय के मंत्री है, उनसे हम मिलने गए थे और उनसे हमने चर्चा की थी इस बारे में, तो उन्होंने बताया था पूरे प्रदेश में समस्या है और इसके लिए बहुत जल्दी वो भी प्रयास में लगे हुए हैं, क्योंकि ये पूरे प्रदेश की समस्या है कर्मचारियों की और अधिकारियों की। निश्चित रूप से समस्या कारण, ये जो समस्या उसके कारण परेशानी आ रही है। और बजट की जहां तक बात करें तो बजट तो नीमच नगर पालिका सक्षम अपने आप में, नगर पालिका के पास बहुत जमीनें हैं और बहुत अच्छी आय के स्रोत धीरे धीरे हम उसमें और बढ़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप जानते हैं यदि कहीं भी किसी शहर का विकास करना है तो सबसे पहले उसके लिए सोचना पड़ता है कि उसके लिए इनकम कहाँ से आएगी, और आय के स्रोत बढ़ाने के लिए हम ये सब प्रयास कर रहे हैं, तो जनता को सुविधा मिले, ये कॉलोनियां हम काट रहे हैं और विभिन्न योजनाएं और भी हम जो बनाई, जिसमें निर्माण कार्य हम कराएंगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, आवासीय कॉम्प्लेक्स कॉलोनियां भी हम बनाएंगे और भी मल्टी वगैरह बनाने के प्रस्ताव अभी हमारे उसमें विचाराधीन है। तो आगे आने वाले समय में हम यहाँ से नीमच में भी हम सब लोग सक्षम है कि यहीं से हम बजट की व्यवस्था करके और शहर का विकास हम यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही हम प्रदेश से और जो सेंट्रल की योजना है उसमें भी विधायक जी और सांसद जी का सहयोग लेकर मंत्री जी से संपर्क करके उसमें भी हम लगातार निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं और निरंतर उसमें हमको सफलता मिलेगी। जी, जी। अच्छा भाई साहब, नीमच नगर पालिका का कोई ऐसा कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसपे आप लगातार काम कर रहे हो? कोई ऑडिटोरियम या जैसे ये 2 कॉलोनियों का, तो ये कोई कॉम्प्लेक्स का है या अड़किया खाल बांध है? हाँ, निश्चित रूप से सबसे बड़ी बात तो अभी अब मेरे को जो लगती है, अभी जो हमने अभी पिछले साल भोगा है कि पानी की बहुत बड़ी समस्या आई थी और आपने देखा कि वो पानी की समस्या जब हड़किया खाल में सिर्फ 3 फीट पानी रह गया था तो पूरे शहर के लिए चिंता हो गई थी कि आखिर ये पानी कैसे आएगा। तो हमने उसके लिए एक अल्टरनेट व्यवस्था करी, वहां पर हमने 4 पंप सेट लगाए, ठीकरिया बांध से हम पानी लेकर आए, वहां जो छोटी लाइन थी उससे हम पानी लाए और वहां पर 4 पंप सेट, उस टाइम आचार संहिता लगी हुई थी, तो हमने एक समाज सेवी से उसके लिए हमने बहुत बड़ी राशि ली और शहर को पिलाने के लिए उनसे हमने सहयोग लिया और उन्होंने हमको सहयोग भी किया और 4 पंप सेट लगाकर इस पूरे शहर को लगातार पानी देने का हमने प्रयास किया। लेकिन जब हमने उस समस्या को देखा तब हमारी सबसे बड़ी इच्छा ये थी कि इसका डैम जो है हड़किया खाल डैम, इसकी ऊंचाई बढ़ा दें, तो उसके लिए भी हम निरंतर टेक्निकल, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है और इसमें टेक्निकल रूप से कैसे इसको बांध की ऊंचाई बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यदि बांध की ऊंचाई बढ़ाते हैं तो बांध का टूटने का खतरा भी हो सकता है, बांध बहुत पुराना हो चुका है। तो उन सब चीजों को देखते हुए कैसे इस बांध की कैपेसिटी बढ़ाई जाए, उसके लिए निरंतर हम प्रयास कर रहे हैं और हो सकता है कि बिल्कुल निश्चित रूप से एक आध साल में अभी हम इस बांध की कैपेसिटी इसकी 1.5 ही कर देंगे। अभी एक चीज़ देखी गई है कि कांग्रेस के कुछ 7-8 पार्षद आपके साथ हैं, लेकिन भाजपा के भी 7-8 पार्षद आपके विरोध में हैं। तो ये स्थिति ऐसी बनी हुई है कि कुछ परिषद में के कुछ पार्षद आपके साथ हैं, कुछ आपके विरोध में। तो इन सबको एकजुट करने का काम कैसे कर रहे हैं? नहीं, हम लगातार सभी पार्षदों के सभी वार्डों में काम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्या होता है कहीं फंड की कमी या किसी कारणवश यदि किसी वार्ड में कोई काम नहीं हो पाता तो पार्षदों को आक्रोश हो जाता है, लेकिन भाजपा के सभी पार्षद लगातार हमको सहयोग कर रहे हैं। और मैंने जैसा बताया कि भी विपक्ष के कांग्रेस के भी जो कई पार्षद हैं जो अच्छा काम शहर में करना चाहते हैं, उनके वार्डों में काम करना चाहते हैं, शहर में विकास करना चाहते हैं, तो वो ऐसे कई पार्षद कांग्रेस के भी लगातार हमको सहयोग कर रहे हैं। तो मैं उनको भी बहुत अच्छा साधुवाद देना चाहता हूँ कि वो शहर के विकास में करें, और जो पार्षद नहीं कर रहे मैं उनसे भी यही आग्रह योगेश करूंगा। योगेश प्रजापति लगातार आरोप लगाते हैं, तो योगेश प्रजापति को लेके क्या कहेंगे? नहीं, मैं व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, ये उनका अपना सोचना है, क्योंकि आरोप लगाना बहुत आसान है। लेकिन वो तो लिखते हैं कि ना, अभी उन्होंने लिखा कि ना, संतोष चोपड़ा के लिए नीमच नगर पालिका की जमीनें सोने की खदान है। इस तरह की चीजें करते हैं, इस तरह के खुल के आरोप लगाते हैं। आप क्यों नहीं जवाब देते हैं? मैंने आपको बताया ना कि हाथी चलता और पीछे सब चलता रहता है, यदि उन चीजों पे ध्यान देंगे तो विकास नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य और मुख्य लक्ष्य है कि शहर का विकास करना, लोगों की मदद करना, और उसमें यदि कोई व्यवधान पैदा करता है तो वो तो आपने देखा है कि राम जी ने भी यदि कोई यज्ञ किया था तो उसमें भी व्यवधान आए हैं। तो हर बार ही व्यवधान तो आते रहते हैं, लेकिन उन सबसे चुनौतियों को
पूरा करते हुए, चुनौतियों से लड़ते हुए निश्चित रूप से हम पूरा जो शहर का विकास करना चाहते हैं, तो उसमें हम लगातार विकास कर रहे हैं और उसमें हमको सभी पार्षद और सभी जनता भी, लगभग जनता, सारी जनता हमको सहयोग कर रही है। कई समाज सेवी आगे आकर हमसे बात करते हैं कि भाई किसी शहर के विकास के लिए क्या किया जाए। जो लोग सहयोग करना चाहते हैं वो कभी बुराई नहीं करते हैं, लेकिन जिन लोगों को कोई सहयोग नहीं करना, जिन लोगों को कोई काम नहीं करना, आपने देखा कि जो लोग बोल रहे हैं उनके आप काम देखिए कि वो क्या काम कर रहे हैं, वो यदि कोई भी उनका क्या योगदान है शहर के योगदान में, तो आप मतलब ये देख लीजिए आप। विरोधियों को ये संतोष चोपड़ा का एक ही जवाब है कि हाथी चले बाजार, डेढ़ डेढ़ डेढ़। नहीं, ये कहावत यदि बनती है तो कहीं न कहीं कारण होता है, और देखा ही है आपने कि लगातार हो रहा है ये। यदि 2 साल से लगातार देख रहे हैं, लेकिन हम कभी न तो किसी को कोई जवाब देते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम सिर्फ काम करते रहें। यदि संतोष चरैवती, चरैवती हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि चरैवती, चरैवती आप काम करते रहो, अच्छे काम करते रहो, नियमित काम करते रहो, निरंतर काम करते रहो, तो कहीं न कहीं हमको जो लक्ष्य है उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, और हम वही चाहते हैं कि हम सिर्फ हमेशा जनता की मदद के लिए और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार हम सब काम करते रहें। संतोष चोपड़ा का राजनीतिक भविष्य क्या है? भाजपा जिला अध्यक्ष या विधानसभा की दौड़? ये सब पार्टी का होता है। पार्टी जो भी जवाबदारी, जिम्मेदारी देती है, हमने हमेशा निभाई है। मैं 2 बार जिला महामंत्री रहा हूँ, मैं 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहा हूँ, मैं 4 बार जिला कोषाध्यक्ष रहा हूँ, और कई बार चुनाव का मैंने संचालन किया है। चुनाव का प्रभारी मुझे प्रदेश से नियुक्त किया जाता है, तो पूरी जवाबदारी और जिम्मेदारी से हम हमेशा सबको साथ लेकर काम करने का, पार्टी का काम करते हैं। और हमारी पार्टी में रहकर मुझे बहुत गर्व है कि हमारी पार्टी का जो लक्ष्य है और जो पार्टी का उद्देश्य है, वो हमेशा सिर्फ विकास और जनता की मदद है। भाजपा में आपका राजनीतिक प्रतिद्वंदी किसे मान